गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी एंशिएंट मिडीवल कल्चर में, ये आपकी जो क्लास है इसमें हम जो है देखेंगे। मैंने जो हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिखवाए थे, जो कि ऑलरेडी आपकी जो यूपीएससी है वो अपने एग्जाम्स में, मेंस के एग्जाम्स में पूछ चुकी है। ठीक है, तो जनरल स्टडी वन का जो पेपर होता है जिसमें आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये उसमें से थे। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो थे वो मेन आपको मैंने लिखवाए थे जब हमारी क्लासेस चल रही थी, तो उसके बीच में मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो है वो लिखवाए थे और मैंने आपको कहा था कि आपको इसके आंसर्स जो है वो आपको मुझे लिख के भेजने हैं और उसके बाद जो है मैं आपको इसके जो मॉडल आंसर्स जो बनते हैं वो बताऊं, वो आपको डिक्टेट करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके आंसर्स जो हैं वो लिखने थे। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ यही देख के आ गए हैं कि इस क्लास में जो है या इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम मेंस आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होने वाले हैं या किस तरीके से होंगे, तो उनके लिए मैं पहले जो तीनों आंसर्स जो हैं वो लिखवा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस लिख लो, वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स जो है फ्रेम करने की कोशिश करना और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके जो मॉडल आंसर्स मैं लिखवाऊंगा वो लिख लेना। ठीक है, तो लिखो। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपका, या जो सबसे पहला आज का हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आया था 2022 का जो आपका जो यूपीएससी का मेंस था ना, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अभी तक की जितनी हमारी क्लास है उसमें हम मौर्यास और क्या कहते हैं पोस्ट मौर्यास तक का जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो है वो लिखवाए थे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये भी मौर्य से रिलेटेड है, उससे पिछला क्वेश्चन जो था वो भी मौर्य से रिलेटेड था। अभी वाला लिखो, द अर्लिएस्ट बुद्धा स्तूपा आर्ट, अर्लियर बुद्धा स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounded Buddhist ideas, full stop, elucidate 2016 का क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन लिखो, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड Greco-Bactrian elements in Gandhara art। ठीक है, तो जो पहली सिर्फ ये क्लास देख के जो बच्चे आ गए हैं वो वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपने जो आंसर्स जो है उनको फ्रेम कर लो। ठीक है, सभी के आंसर्स जो है वो आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, आंसर्स अपने फ्रेम कर लो और उसके बाद जो है बाकी क्लास जो है वो रिज्यूम कर लेना। ठीक है, और जो बच्चे जो क्या कहते हैं, जो पुराने बच्चे हैं मेरे, जो स्टार्टिंग से जो लेक्चर्स जो है सारे वो देख रहे हैं, तो उनको मैं जो आंसर्स जो है वो लिखवाने जा रहा हूँ। तो जब भी आपने अपना मेंस का जो आंसर राइटिंग करनी है ना, तो उसका जो है एक चीज ध्यान में रखना, जो आपको आपके पेपर में जो चीज आएगी, ठीक है, आपकी जो शीट होगी ना वो इस तरीके से शीट होगी आपकी। ठीक है, ये मान लो आपकी सारी शीट है। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्जिन बने हुए होंगे, यहाँ पे भी मार्जिन बने हुए होंगे। ठीक है, इन मार्जिन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये एग्जामिनर के लिए होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। यहाँ पे ऊपर एक और मार्जिन होता है जिसपे यूपीएससी, ठीक है, वो सारा वो सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, देन यहीं पे आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो प्रिंटेड होता है। ठीक है, और यहीं पे उसके बाद आपका आंसर, आपको यहीं से अपना आंसर वो शुरू करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका होता है यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट। और जब आपकी बारी आती है इसकी पीपीएससी की, तो ये आपका हो गया, इसकी जो आंसर शीट होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, यहां पे एक मार्जिन बना हुआ होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला मार्जिन होता है, और ये शीट होती है, ये व्हाइट शीट होती है। ठीक है,
और ये शीट होती है, इस पे लाइंस बनी हुई होती है, जैसे कॉपी में बनी होती है ना लाइंस, वो बनी होती है। यहाँ पे पिन्स से ना वो करके पीपीएससी लिखा हुआ होता है, पीपीएससी, ठीक है। ऐसे पिन्स पिन्स ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे करके पीपीएससी, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्जिन होता है ऑलरेडी बना हुआ, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइंस होती हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा होता, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपको अलग से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चलता है आपका पीपीएससी, और उस तरीके से चलता है आपका यूपीएससी। अब जब आंसर देना होता है ना, तो यहाँ पे कोशिश किया करो इस चीज को ना ऐसे फोल्ड कर लिया करो और थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे बना लिया करो, ठीक है। तो वो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी आती है इसकी, आपकी जो आंसर शीट होती है, ठीक है। अब देखो आपको जो आपका आंसर है उसको किस तरीके से फ्रेम करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको इंट्रोडक्शन है वो लिखनी है, और उसके बाद मेन जो उसका कंटेंट है वो लिखना है, और देन फाइनली कंक्लूजन लिखना है। जो मैं कुछ लाइनें जब हम शुरू करते हैं ना, जैसे मान लो हमने टॉपिक शुरू किया था, पोस्ट मॉडर्न वाला टॉपिक शुरू किया था, या कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे से जाता हूं। जैसे हमने संगम एज जो है वो शुरू की थी, तो संगम एज आपकी शुरू होती है 200 बीसी से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 300 बीसी से करवाया था, 300 बीसी में मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में लिखवाया था, ठीक है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन होती है ना, वो भी आप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के ऊपर ही आपको जो आपकी जो इंट्रोडक्शन होगी और कंक्लूजन होगा वो क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होगा, ठीक है। इस चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस होता है ये आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। मतलब 6 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ के सारा क्वेश्चन फ्रेम करके 250 वर्ड में 6 मिनट के अंदर आपको 6 या 6.5 लगा लो, 6.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है, 250 वर्ड के क्वेश्चन को। तो ये सारा जो कंटेंट है, मतलब ये क्वेश्चन को पढ़ना, देन उसको फ्रेम करना, देन किस तरीके से सही तरीके से फ्रेम करना और उसको लिखना, वो 6.5 मिनट में कंप्लीट होने में जो आपको जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगेगा। मतलब ये सारी जो साइंस है जो इसकी सीखने की कि आपको आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, उसके लिए 2-3 महीने आपको जो है वो लग जाएंगे। इसी वजह से हम अभी से उसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये जितने भी हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे 2015 या 14 तक देख लेंगे हम, तो वो सारे जो है वो हम अपनी क्लास में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन एंड बुल फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के जो मेन वर्ड्स जो है वो लिख रहा हूं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन एंड बुल, कहां पे? इन इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आगे क्या बोला है? डिस्कस, ठीक है, डिस्कस करना है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका इसमें ऐसे होता है कि यहां पे ना खुद से लिख दो कि ऐसे करके यहां पे मैं इंट्रो लिखने जा रहा हूं, रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। यहां पे हमारा आंसर शुरू हो गया, यहां पे खुद से लिख दो, यहां तो इंट्रो 2 बिंदियां या इंट्रोडक्शन, और उसके बाद यहां से अपनी जो इंट्रो जो है वो शुरू कर दो, ठीक है। आपकी इंट्रो इतनी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि मतलब 250 वर्ड का जो आपका ये है और आपकी 50 से 100 वर्ड की आपकी इंट्रो ही हो जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है इंट्रो और जो आपका कंक्लूजन है दोनों मिला के ऑलमोस्ट आपके 50 वर्ड्स के जो है वो होने चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मेन पार्ट होता है हमारा, जहाँ मेन बॉडी होती है क्वेश्चन की, उसमें लिखने के लिए इतना कुछ होता नहीं है, तो आप जो है अपनी इंट्रो थोड़ी सी उसमें बड़ी कर सकते हो, ठीक है। इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा कर दो, और जो अपना ये है जो मेन बॉडी है, अगर उसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो इसका जो ये होगा आपका क्या कहते हैं, ये लिखने वाली चीजें होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी इसमें, ठीक है। तो हो सकता है हम 250 वर्ड से एक्सीड भी कर जाएं। और उसके अलावा एक चीज और, अगर आपको बोला गया कि 250 वर्ड में लिखो, तो 250 वर्ड में नहीं लिखना है आपको, मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको ऑलमोस्ट 280 वर्ड्स तक का लिखना है, ठीक है। और जहां जहां पे भी आप जो है फिगर्स जो है उनको इंक्लूड कर सकते हो, आपको उन फिगर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चलो अब अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना शुरू करते हैं। इन बीच में जो कुछ भी आपको बताने लायक कोई भी चीज आएगी तो वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यहां पे लिखनी है आपको, ठीक है। मान लो ये हमारी शीट है, ये सारी इतनी हमारी शीट है नीचे तक,
ठीक है, ये शीट है, इतनी जगह ये हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, पहले से मतलब छुट्टी हुई है यहाँ पे जगह, और ये इतना इधर का मार्जिन हो गया। ठीक है, तो इसी बीच हम जो अपना आंसर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंट्रो आ जाएगी, देन यहाँ पे जो आपका मेन चीज जो आपसे पूछी गई है ना, वो उसकी हेडिंग डाल के हम अपना जो आंसर होगा वो शुरू कर देंगे। देन फाइनली एंड में कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिख के, वैसे इसमें जनरली वे फॉरवर्ड नहीं होता है आपकी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या वे फॉरवर्ड दोगे? ठीक है, हिस्ट्री में आपका कंक्लूजन होता है, कुछ आपके होते हैं जैसे गवर्नेंस आएगा उसमें वे फॉरवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें वे फॉरवर्ड लिख के उसके बाद अपना ये जो नीचे आपका कंक्लूजन है वो लिख देना है। ठीक है, और इसमें हम कंक्लूजन लिख के ऐसे लिख देंगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि ये इंट्रो और कंक्लूजन ना लिखो, हाँ, लेकिन जो इंट्रो है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते, स्पेशली इंट्रो वर्ड जो है एग्जामिनर के लिए हम स्पेशली मेंशन करके दे रहे थे कि हम इंट्रो लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, बीच में जो है वो मेन बॉडी है, वो एग्जामिनर खुद से समझ जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट जो है इंट्रो लिखनी शुरू कर दो, इसको मत लिखो। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन मत लिखो। ठीक है, दूसरा तरीका आप ये फॉलो कर सकते हैं, अब जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर लेना। अब लिखो इंट्रो। इंट्रो मैं 2 लिखवाने जा रहा हूं आपको, 2 इंट्रोज लिखवाऊंगा, जो आपको सही लगे वो दोनों ही लिख लेना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब सीखना है, फिलहाल आपको सीखना है कि किस तरीके से जो आपके जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम करना है। तो लिखो इंट्रो, लिखो यहां पे फिलहाल लिखते चलो ताकि आपको पता रहे कि ये चीज इंट्रो है। ठीक है, लिखो इंट्रो या इंट्रोडक्शन, लिखो इंट्रोडक्शन में लिखो, पहली इंट्रो लिखो, सिंस द advent of humans, animals have also been a complementary companion on earth, full stop. The traces of human animal relationship traces back to the paintings of upper Paleolithic period around 1200 years ago. ये होगी आपकी एक इंट्रो। ठीक है, सेकेंड इंट्रो लिखो, two amongst the important animals, नहीं यही इंट्रो कंटिन्यू करो, two amongst the important animals who have been significant part of human life are lion and bull. अब जब यहां पे लाइन एंड बुल लिखोगे ना, लाइन एंड बुल पे अंडरलाइन लगानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रो लिखो, सेकेंड इंट्रो, फ्रॉम द स्टोन एज पीरियड टू मॉडर्न इंडिया, कॉमा, traces have been found of the presence of lion and bull in various aspects which could be understood in an elaborate way as stated below. ठीक है, तो ये आपकी 2 इंट्रोज हो गई हैं, जो आपको अच्छी लगती है दोनों में से कोई भी लिख लेना। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि हम नीचे जो है उस चीज को दिखाने जा रहे हैं, तो ये होगी आपकी एक इंट्रो। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो फिनिश हो जाती है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब क्या क्या पूछा गया था आपसे वहां पे, अब क्वेश्चन में आ जाओ वापस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, हमें तीनों में, इंडियन माइथोलॉजी में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में, तीनों में इनका जो सिग्निफिकेंस है वो दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल दो माइथोलॉजी, LOGY। ठीक है, माइथोलॉजी में लिखो, पॉइंट बना लो, फर्स्ट पॉइंट बनाओ, व्हीकल ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, VEHICLE, व्हीकल ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर इसका सब पॉइंट बनाओ। ठीक है, ये पॉइंट्स ना ऐसे ही बनाने हैं आपको,
ये आपकी जो प्रेजेंटेशन आएगी इसकी क्वेश्चन की वो अच्छी आएगी, ठीक है। बनाओ, लाइन इज द वाहना, वाहना पे अंडरलाइन लगाओ, VAHANA वाहना, और व्हीकल वाहना और व्हीकल ऑफ माँ दुर्गा या गॉडेस दुर्गा, फुल स्टॉप। The animal also represent the power of goddess दुर्गा, ठीक है। यहां पे हो गया व्हीकल, यहां पे उसकी व्हीकल की एक्सप्लेनेशन दे दी। सेकंड लिखो, व्हीकल ऑफ शिवा, ठीक है। फिर इसका सब पॉइंट बनाओ यहां पे, और उसमें लिखो नंदी कॉमा, विच मीन्स, नंदी पे अंडरलाइन लगाओ, कॉमा, विच मीन्स गिविंग डिलाइट और गिविंग जॉय, दोनों पे अंडरलाइन लगाओ। इज द सेक्रेड बुल ऑफ हिंदू गॉड शिवा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतनी चीज में हमने माइथोलॉजी जो है वो डिस्कस कर दी। अब बारी आती है आर्ट्स की, ठीक है। तो यहां पे अब फिर से हेडिंग बनाओ आर्ट्स, ठीक है। आर्ट में देखो, सबसे पहले हेडिंग बनाओ, जैसे यहां पे व्हीकल के बिल्कुल पैरेलली आपको बनानी है। यहां पे आर्ट में सबसे पहले लिखो स्कल्पचर के बाद जो है नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ। स्कल्पचर के बाद नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया देखो, इट इज एन अडॉप्शन ऑफ सारनाथ, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, फुल स्टॉप। ये पॉइंट बनाया था ना, इसके नीचे सेकंड सब पॉइंट बनाओ। सेकंड पॉइंट बनाओ, there are four lines standing back to back का मतलब है एक दूसरे की जो पीठ के पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब 4 लाइंस है ना, ऐसे करके एंड देन ऐसे करके, ठीक है। there are 4 lines standing back to back, comma, an elephant, comma, a galloping horse, गैलोपिंग हॉर्स वो होता है, आप हॉर्स भी लिख सकते थे, लेकिन अगर गैलोपिंग हॉर्स लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। गैलोपिंग हॉर्स होता है ऐसा घोड़ा जिसके जो चारों पांव होते हैं ना, जो रनिंग भाग रहा होता है घोड़ा, और गैलोपिंग हॉर्स असल में भागते हुए घोड़े को कहते हैं, जिसके जो चारों पैर होते हैं ना वो जमीन से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो लिखो अ गैलोपिंग हॉर्स, कॉमा, अ बुल एंड अ लाइन separated by intervening wheels over a bell-shaped lotus, bell-shaped lotus। नेक्स्ट लिखो, अच्छा अब इसका सब पॉइंट बनाओ, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है ना, इसका सब पॉइंट बनाओ यहां पे। इस पे लिखो, द बुल डिपिक्ट्स zodiac sign of Taurus, the line shows the attainment of enlightenment। बुल और लाइन पे अंडरलाइन लगा लो, टॉरस पे अंडरलाइन लगाओ, एनलाइटनमेंट पे अंडरलाइन लगाओ। अब ये पॉइंट बनाया था ना हमने, आर्ट्स पे पॉइंट बनाया था नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक पॉइंट था। अब यहां पे उसका दूसरा पॉइंट आएगा, वहां पे लिखो इंडस वैली ब्रॉन्ज बुल। इसमें लिखो द ब्रॉन्ज बुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन
bronze bull of Indus Valley civilization signifies the presence of bronze in Indus Valley civilization, that is Bronze Age civilization. ये हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बनाओ यहां पे, उसमें लिखो बुल इन तमिलनाडु रॉक आर्ट. इसमें लिखो रॉक आर्ट डिस्कवरीज इन तमिलनाडु. have depicted prehistoric men capturing bulls and attempting to tame them. ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें आर्ट्स वाला पोर्शन. अब नेक्स्ट लिखो आर्किटेक्चर. ठीक है, पहला पोर्शन था हमारा माइथोलॉजी, सेकंड आर्ट्स, थर्ड लिखो आर्किटेक्चर. उसमें सब पॉइंट बनाओ. मौर्यन पिलर. अब मौर्यन पिलर का सब पॉइंट बनाओ. The top portion of the pillar was carved with capital figures like bull, comma lion, comma elephant, etc. नेक्स्ट इसी का सब पॉइंट बनाओ मौर्यन पिलर्स का ही. इसमें लिखो the Mauryan symbolism of lions indicate the power of the universal emperor. ब्रैकेट में लिख लो चक्रवर्ती. अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था ना, इस वजह से. यूनिवर्सल एम्परर who dedicated all his resources to the victory of dharma. Full stop. नेक्स्ट लिखो आर्किटेक्चर में सेकंड पॉइंट सांची स्तूपा. उसका सब पॉइंट बनाओ सांची स्तूपा का. लिखो सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश is the most famous of Ashokan stupas. सांची स्तूपा in Madhya Pradesh is the most famous of Ashokan stupas. Full stop. Next point, मतलब सांची स्तूपा का सेकंड सब पॉइंट, उसमें लिखो rock engraving of lion with wings and bull have been found in Torna of the stupa. तोड़ना क्या होता था? गेट उसका. ठीक है, फुल स्टॉप. ये हो गई हमारी सारी मेन बॉडी. ठीक है, तीनों चीजें हमने डिस्कस की है. माइथोलॉजी भी डिस्कस की है, आर्ट भी डिस्कस किया, देन आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया. और जो हमारा लाइंस जो है ये सारी पॉइंट्स में बनी हुई है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी ऑलरेडी हाईलाइटेड है. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो इसका कंक्लूजन. इसमें लिखो फ्रॉम ट्रेसेस इन एंशिएंट इंडिया to significance in the national symbol of country, comma lion and bull have been a witness of the phase of development and changes of the land of India. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो आंसर होता है वो इस तरीके से फॉर्म करना होता है. ठीक है, ये हो गया एक तरीका. एक और तरीका करवाता हूं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे तरीके से करेंगे. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, अलग अलग सब पॉइंट्स जो हैं अलग अलग पॉइंट बना के अलग अलग उसके सब पॉइंट्स बना रहे थे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वो थी. ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी आपको उसी तरीके से आपका जो ये होगा उसको आपको करना होगा. ठीक है, इंट्रो की हमने इंट्रो लिखी, देन जो हमारी मेन बॉडी थी यहां तक मेन बॉडी की, आर्ट के बाद आर्किटेक्चर, देन मेन बॉडी की, और उसके बाद हमने उसका कंक्लूजन लिखा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. वो है द अर्ली बुद्धिस्ट stupa art while depicting folk motifs and narratives successfully expounded Buddhist ideas.
फिलहाल जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसको गूगल कर लिया करो कि एक्सपाउंडेड का मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है, ये मोटिव्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं। जो समझ में नहीं आ रहा ना उसको अपनी समझ से करो कि क्या इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया करो। तो क्वेश्चन था हमारा, द early Buddhist stupa art while depicting folk motifs and narratives successfully expounded the Buddhist ideas. Elucidate का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, expounded का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। और जो आपका folk motifs और narratives होते हैं ना वो होता है कि कई बार हम ना कहानी सुनाते हैं, तो कहानी में हम जो है ऐसी चीजें जो है वो डाल देते हैं ताकि वो जो कहानी है ना वो थोड़ी सी वो लगे, जो बाकी नॉर्मल कहानियां चल रही हैं नॉर्मल कहानियों से वो कहानी जो है वो अलग सी नजर आए, ठीक है। तो इस वजह से उस चीज को फोक मोटिव्स और नरेटिव्स कह दिया जाता है, ठीक है। तो हमें हमारा अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट था, जब वो डिपिक्ट करता था कि उसमें वो फोक मोटिव्स और नरेटिव्स जो हैं वो एक्सपाउंड किए जाते थे उसमें, मतलब उसकी वो व्याख्या करते थे बुद्धिस्ट आइडियाज की, तो हमें उस चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका आंसर लिखो, इंट्रो लिखो सबसे पहले। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर मेन क्वेश्चन किसके बारे में, स्तूपा आर्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारी मेन बातें वो स्तूपा के आर्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगी, ठीक है। और उसी के इर्द गिर्द घुमा के हमें बात करनी है कि किस तरीके से जो फोक मोटिव्स और नैरेटिव्स जो है वो किस तरीके से एक्सपाउंड करते हैं बुद्धिस्ट आइडियाज को, ठीक है। बस इसी के अराउंड हमें जो अपना आंसर जो है इसी के अराउंड लिखना है। अब लिखना किस तरीके से वो आपका आर्ट है, ठीक है। आप चाहो तो जिस तरीके से पहले लिख के गए हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर फिर उनकी एक एक दो लाइनों में उनको एक्सप्लेन करके, वो जो क्वेश्चन जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन जो है वो लिखा था ना, उस क्वेश्चन में मार्क्स आने के रीजन चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ्स में लिखते रहते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स आने के चांसेस जो होते हैं, मतलब अगर 3 तरीके से क्वेश्चन लिखा है कि पहले पॉइंट बनाया, सब पॉइंट बनाया, उसका सब पॉइंट बनाया, ठीक है। पॉइंट बनाया, सब पॉइंट बनाया, सब पॉइंट बनाया, इंट्रो लिखी, कंक्लूजन लिखा, ठीक है। इसमें अगर आपको सही जो चीज आपसे पूछी गई है वो लिखी है, तो इसमें है कि आपको 10 में से 6 से 7 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। इतने नहीं मिलते, आप 5 से 6 मान के चलो, ठीक है, कि 5 से 6 मार्क्स जो है ये मिल सकते हैं, और हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं ना वो इतने ही मिलते हैं 10 में से, ठीक है। देन दूसरा तरीका क्या होता है, इंट्रो लिखो और देन जो आपकी जो मेन बॉडी है ना उसको पॉइंट्स में ऐसे करके लिखते रहो, ठीक है। अब बाकी सारी क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर होता है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। और बीच में जहां जहां पे, जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मैंने आपको स्तूपा बनाना सिखाया है तो आप स्तूपा बना सकते हो, ठीक है। उसको थोड़ा सा वो कर सकते हो कि ये स्तूपा का वो है शाफ्ट है, देन ये अबेस्कस है, देन ये कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर एनिमल है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्तूपा भी बना सकते थे, ठीक है। और लाइन और जो बुल की फिगर है वो यहाँ पे दिखा सकते थे कि यहाँ पे ये जो है 4 लाइन्स जो है और यहाँ पे इसके ऊपर वो चीज है, ठीक है। या अशोका का जो वो सिंबल है वो दिखा सकते हैं, अशोक चक्र जो है, ठीक है। वो सारी जो है जो स्तूपा की उसमें बात की गई थी, ठीक है, सारनाथ वाला स्तूपा, वो थोड़ा सा बना के डिपिक्ट कर सकते थे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स जो आने की जो प्रोबेबिलिटी है कि जो हाईएस्ट मार्क्स यूपीएससी देती है ना, वो हाईएस्ट मार्क्स इस तरीके से अगर आपने आंसर लिखा होगा तो उसमें आते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं कि क्वेश्चन दूसरी चीज ये भी होती है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट बन भी पा रहे हैं कि नहीं, अगर बन पा रहे हैं तो बनाओ, ठीक है। नहीं बन पा रहे हैं तो सेकंड जो वे होता है वो ये होता है कि यहाँ पे अपनी इंट्रो लिखो, यहाँ पे कंक्लूजन लिखो, बीच में जो बॉडी है उसमें पॉइंट्स में उसको लिखते रहो, ठीक है, ऐसे जो अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, इसमें जो मार्क्स होते हैं ना इससे थोड़े से कम आते हैं, ठीक है। मान लो अगर इसमें हाईएस्ट 6 आ रहे हैं तो इसमें हो सकता है 5 आ जाएं या 4 आ जाएं, ठीक है, ऐसे मार्क्स होते हैं। देन आपका तीसरा तरीका बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंट्रो लिखते हैं और उसके बाद जो मेन बॉडी है ना वो ऐसे मेन बॉडी पैराग्राफ्स में लिखना शुरू कर देते हैं, देन कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। इसमें इससे भी कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का कितना अच्छा आपने लिखा हुआ है, कितना अच्छे से क्या कहते हैं वो चीज है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सब कुछ एग्जामिनर की आंखों के सामने है, ठीक है। आपने चीजें जो थी उनको अंडरलाइन किया हुआ था, उसको दिख रहा है कि हाँ ये इसका सब पॉइंट है, मतलब उसको इतनी मेहनत नहीं कर रही, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो जो है आपके मार्क्स जो है थोड़े से इसमें कटते हैं, ठीक है, जनरली देखा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा क्या किया, एक बच्चे ने जो उससे पूछा गया सीधा वही चीज जो है लिखता रहा, ना उसने इंट्रो दी और ना ही कोई कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो इसमें जो है वही 1, 2 या 3 मार्क्स, ठीक है, वो इसमें ये मिलते हैं, ठीक है। और 0 मार्क्स भी आते हैं लोगों के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तरीका है। अब हम सेकेंड तरीके से अपना जो आंसर है वो लिखेंगे। लिखो, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, कॉमा, स्तूपास वर रेज्ड इन हिज ऑनर, stupas were raised in his honor, full stop. The relics of the relics of Buddha were distributed to different kingdoms and stupas were erected over them. Stupas were erected over them, full stop. Next लिखो, उसी के आगे लिखो। मैं आपको लंबी सी इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब इन इंट्रोडक्शंस को जो है ना, इनको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है यही ज्यादा मुश्किल होती है, बाकी सब चीजें जो होती हैं वो आपने पढ़ी होती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ढूंढना या कंक्लूजन बनाना उसका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। नेक्स्ट लिखो। और जैसे मैं आपको हो सकता है कि जो मेरी इंट्रोडक्शन है वो 50 वर्ड्स तक चली जाए या 70 वर्ड्स तक चली जाए, हो सकता है 100 वर्ड्स तक भी चली जाए, ठीक है। उसमें जो आपके काम की लाइन है ना, बस आपने उसको उठाना है, उसको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द बुद्धिस्ट स्तूपा, और धीरे धीरे आपको खुद भी बनानी आ जाएंगी। द बुद्धिस्ट स्तूपा ट्रांसेंड, TRANSCENDS, transcends its predecessors, PREDECESSOR, predecessor, comma, the burial mound, BURIAL, burial mound, comma, by shifting the emphasis from a particular relic to a higher transcendental actuality। ट्रांसेंडेंटल के स्पेलिंग लिखो, TRANSCEN, ट्रांसेंड, आगे डेंटल, DENTAL, डेंटल, एक्चुअलिटी, ACTUALITY, actuality, as realized by the Buddha, that is the Buddha's enlightenment, full stop। ये होगी आपकी इंट्रो, ठीक है। अब लिखो मेन बॉडीज की, पॉइंट्स पे लिखना। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, द जातका stories were depicted on the tornas of the stupa, stupas, दोबारा द नहीं आएगा, tornas of stupas, full stop। The Jataka stories are methods of teaching Buddhist, the lessons of karma, samsara, SARA, samsara, and dharma, full stop। The overall structure of Jataka tales, is about the cycle of samsara that the Buddha had to experience before reaching enlightenment, full stop। Second point, the main structure of great stupa, consists of a flattening hemispherical dome called an anda, comma, placed atop a cylindrical base, full stop। Next point, the anda was
The anda was also intended as an architectural replica of the infinite dome of heaven, comma, representing the cycle of death and rebirth. साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ पे अंडरलाइन लगा लो। पिछले पॉइंट में जहां पे अंडा लिखा है वहां पे अंडरलाइन लगा लो। उससे पिछले पॉइंट में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें तोड़ना ऑफ स्तूपा, उस पे अंडरलाइन लगाओ। जातका स्टोरीज, उस पे अंडरलाइन लगाओ। देन बुद्धिस्ट लेसन्स ऑफ कर्मा संसारा एंड धर्मा, ठीक है, कर्मा संसारा और धर्मा, इस पे अंडरलाइन लगाओ। थर्ड पॉइंट लिखो, हाँ थर्ड पॉइंट लिख लिया। फोर्थ पॉइंट लिखो, द हर्मिका पे अंडरलाइन लगाओ। लोकेटेड एट द समिट ऑफ द अंडा, कॉमा, symbolizes the zenith beyond, the zenith, ZENITH, zenith beyond life and death, ब्रैकेट में लिख लो निर्वाणा और अंडरलाइन लगा लो। फुल स्टॉप, आगे लिखो, its resemblance to a sacrificial altar, was of particular significance for the attainment of nirvana required the sacrifice of the self and the world, full stop। next लिखो, the parasol, PARASOL, parasol was always a distinguishing feature that implied royalty and dignity. It symbolized the sacred tree of life or enlightenment। ऊपर वाली पॉइंट में हर्मिका को अंडरलाइन लगा लो और निर्वाणा को अंडरलाइन लगा लो। जो ये वाला पॉइंट है इसमें पैरासोल को अंडरलाइन लगा लो, लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ पे अंडरलाइन लगा लो। नेक्स्ट लिखो, the three elements of छत्रा या छत्री at Sanchi represents the three jewels of Buddhism। लिखो, पहला द बुद्धा, पहला ज्वेल है द बुद्धा खुद। सेकंड ज्वेल है द धर्मा, थर्ड ज्वेल है द संघा के ब्रैकेट में लिख लो कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। लास्ट पॉइंट बनाओ, लास्ट पॉइंट लिखो, वेदिकास वर repeated around the stupa and on the terrace on which anda rested। ब्रैकेट में लिख लो मेधी लेवल, MEDHI लेवल, फुल स्टॉप। they served to demarcate the boundary of the sacred precinct with the secular world, full stop। conclusion में लिखो, in this way Buddhist stupa art successfully expounded Buddhist ideas। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखो, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट।
in Gandhara art. लिखो इसके इंट्रोडक्शन. Gandhara art is a style of Buddhist visual art. एक चीज और, इंट्रो और कंक्लूजन में कभी भी किसी भी वर्ड को वो मत करना, अंडरलाइन मत लगाना, ठीक है. Gandhara art is a style of Buddhist visual art that developed between 1st century BCE and 7th century CE. In what is now northwestern Pakistan and eastern Afghanistan. ठीक है. तो मैंने आपको बैक्ट्रियन रीजन करवाया था ना, कहां पे पड़ता है वो, पाकिस्तान और जो वो वाला एरिया था आपका अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है, गांधार वगैरह जहां पे था वो था आपका ग्रीको बैक्ट्रियन एरिया. फुल स्टॉप. The region came under the political influence of a variety of kingdoms which resulted in the presence of a mixed school of art. तो जैसे पिछली वाली क्लास थी उसमें स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो हमने सारे कवर किए थे, ठीक है. देखो, the sculptural tradition in Gandhara had the confluence of Bactria, Bactria, Parthia and local Gandhara tradition. Full stop. However, the real patrons of this school of art were the Scythians, 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 Kushanas, KUSHANAS, Kushanas. Scythians and the Kushanas. The Scythians and the Kushanas, particularly Kanishka. कुशानास में कौन? कनिष्का. कुशाना मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में था आपका, मतलब 2 डायनेस्टीज जो थी कुशाना में. फुल स्टॉप. ये सारी थी आपकी इंट्रो, ठीक है. इस इंट्रो को आप छोटी भी कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना. नेक्स्ट आओ, फीचर्स ऑफ गंधारा आर्ट. फीचर्स ऑफ, जो मेन बॉडी अब शुरू हो रही है, फीचर्स ऑफ गंधारा आर्ट बोरोड फ्रॉम ग्रीको बैक्ट्रियन. ये आपकी मेन हेडिंग होगी, इसके नीचे पॉइंट्स आएंगे अब, ठीक है. देखो, फर्स्ट पॉइंट, द Gandhara school drew upon anthropomorphic 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 traditions of Roman religion and represented the Buddha with a youthful Apollo-like face, comma, dressed in garments resembling those seen on Roman imperial statues. STATUES, full stop. Its significance, okay, youthful Apollo like face, इस पे अंडरलाइन लगाओ.
एंथ्रोपोमॉर्फिक ट्रेडिशंस, इस पे अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो, इट्स सिग्निफिकेंस, यही पॉइंट है, सेम पॉइंट ही चल रहा है। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट until then Buddha was not represented in a human like figure. Buddha was not represented in a human like figure पे अंडरलाइन लगाओ, बुद्धा पे अंडरलाइन लगाओ, ठीक है। तो पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रीक्स जो आएंगे ना, अब सॉरी रोमन्स जो आएंगे, ये क्या करते थे, ये अपने भगवान को जो है, इन्होंने पहले जो ह्यूमनाइज फॉर्म जो है भगवान को इन्होंने दी थी, ठीक है। जैसे पहले ज्यूस आएगा, ठीक है, तो ये ज्यूस की मूर्तियां जो है वो बनाना शुरू कर देंगे, अपोलो जो है उसकी मूर्तियां बनाना शुरू कर देंगे, तो ये ह्यूमन की फॉर्म में उसकी मूर्तियां बनाया करते थे। अपोलो इनका जो सन गॉड होता है ना, उसको अपोलो कहा जाता था, तो उसकी मूर्तियां बनाने के लोग जो है पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये इंडिया पे अटैक करेंगे, जैसे यहाँ पे आएंगे आपके सिकंदर आएगा, इसको सेल्यूकस निकेटर को, जो इसका एम्बेसडर होगा वो यहाँ पे बना आ जाएगा। सेल्यूकस निकेटर के बाद जितने भी आएंगे आपके ये जो ग्रीको बैक्टीरियन वाले जो है लोग जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका जो कल्चर है वो उसी तरीके का था वहां पे। तो उस वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे जब दूसरे लोग इन पे राज करेंगे तो वो देखेंगे कि अपने भगवान को इन्होंने ह्यूमनाइज फॉर्म दे दी है, तो उसके बाद जो है बुद्धा जो है उसको भी ह्यूमनाइज फॉर्म जो है वो दे दी जाएगी। उसके अलावा बुद्धा को क्लीन शेप दिखाया जाएगा, कहीं कहीं पे बुद्धा को बियर्ड के साथ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपका जो कल्चर होता है वो बनाने वाले कौन हो, आप ही लोग हो, ठीक है। बाहर से कोई कल्चर आया था वो बना लिया, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब भगवान को क्रिएट करने वाले में जब शुरू से हमने क्लास स्टार्ट किया तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि भगवान को हमने क्रिएट किया है, ठीक है। भगवान ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने खुद जो है उसको क्रिएट किया। तो यहाँ पे जो है जैसे ये जो आ जाएंगे आपके ये ग्रीको बैक्टीरियन आ जाएंगे, तो ये भगवान को ह्यूमनाइज फॉर्म दे देंगे, ठीक है। तो बुद्धा जो है उसकी मूर्तियां बनने लगेंगी, ठीक है। किसी में बुद्धा को जो है क्लीन शेप दिखाया जाएगा, किसी में दाढ़ी के साथ दिखाया जाएगा, किसी में किसी तरीके से दिखाया जाएगा, किसी में किसी तरीके से दिखाया जाएगा। अब जब हिंदू जब आएंगे ना तो वो देखेंगे कि बुद्धा जो ऑलरेडी जो है इसकी उसको उस तरीके से पूजा जा रहा है, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। तो जो हिंदू गॉड्स जो होंगे उनकी भी ऐसी मूर्तियां बनानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। शिवा की मूर्तियां बनेगी, वो सब बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका भगवान होता है, जो मैं शुरू से आपको कह रहा हूं, उसको क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, wavy hair on the in a top knot, wavy 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 hair in a top knot KNOT, सारी लाइन पे अंडरलाइन लगा लो, कॉमा टॉप नॉट तक, wavy hair in a top knot KNOT, कॉमा sometimes a mustache MAUSTACHE, मूछें जिसको कहते हैं, MAUSTACHE on the face, कॉमा उड़ना कल की क्लास में हमने किया था उड़ना, ब्रैकेट में लिखो a dot or third eye, ब्रैकेट क्लोज, between the eyebrows, कॉमा elongated earlobes, कॉमा garment with thick pleats, PLEATS pleats, usually covering both shoulders and muscular formation of the body are resembling features। तो कभी भी देखना आपका जो भगवान जो है ना, जो मेन भगवान है, इनको छोड़ दें आप, गणेशा को छोड़ दें, या जो ऐसे भगवान है जिनको स्पेशली इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है कि वो जो है मतलब या तो वो भगवान जो है बहुत ज्यादा नहीं खाते। अब जो गणेश जो है उनको मोटा जो है वो इस वजह से दिखाया जाता है क्योंकि उनके बारे में ये बात फेमस है कि मोदक जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको मोटा दिखाया गया। अदरवाइज जितने भी जो आपके जो जिनको आप कह सकते हो कि टॉप क्लास भगवान है या टॉप ग्रेड भगवान है, उनको उनकी जो बॉडी होगी वो बहुत ज्यादा वो उस तरीके से दिखाया जाएगा कि ना तो उनको बहुत ज्यादा मोटा दिखाया जाएगा, ना ही उनको बहुत ज्यादा दुबला पतला दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उनकी जो बॉडी होगी वो मस्कुलर होगी, ठीक है। उनके मसल्स जो है वो बने हुए दिखाए जाएंगे। जैसे ये जो हनुमान की जो जितनी भी ये बनती है मूर्तियां वगैरह बनती हैं, तो उनको दिखाया जाता है कि उनके जो थाइज होते हैं वो काफी ज्यादा मोटे होते हैं, उनकी चेस्ट होती है वो प्रॉपरली पफ्ड होती है, देन उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो मतलब प्रॉपर शेप में होते हैं, शोल्डर्स होते हैं वो शेप में होते हैं, ठीक है।
बाइसेप्स प्रॉपर शेप में होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है अलग से हाईलाइट करके वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो अब भगवान को बनाने वाला इंसान था, तो जैसा उसको भगवान को वो दिखाना चाहता था उसने वैसा भगवान की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, और हमारे मन में हो गया कि ये लोग जो है। अब दूसरा, भगवान की पूजा आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम जो राजा जो थे आपके अभी भी एंशिएंट पीरियड में जितने भी राजा थे, वो ये सारे यज्ञ जो है वो परफॉर्म क्यों करते थे? क्योंकि वो खुद को भगवान शो करना चाहते थे, ठीक है। आप देखोगे कि राजा जो है एक साइड पे अपनी फोटो बनवाएंगे और दूसरी साइड पे जब भी कॉइन्स बनवाएंगे दूसरी साइड पे भगवान की फोटो बनाई जाएगी, ठीक है, या फिर शेर की फोटो बनाई जाएगी। वो यही डिपिक्ट करता था कि राजा ये शो करे आपको कि वो आपसे शक्तिशाली है, और शक्तिशाली शो करेगा तभी आप उससे डरोगे, ठीक है। तो वो या तो भगवान को, आप खुद को भगवान के इक्विवेलेंट जो है वो शो करता था खुद को, या कह देता था कि मैं ही भगवान हूं, ठीक है। और भगवान की ऑलरेडी इमेज बनाई हुई थी कि भगवान जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो इस तरीके से और वो इमेज बनाने वाले कौन थे? वो आप ही लोग थे, क्योंकि भगवान को आपने डिपिक्टिव ऐसा करना शुरू कर दिया, ठीक है। लिखो, बॉडी एंड मस्कुलर फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड अदर रिजेंबलिंग फीचर्स, सॉरी आर अदर रिजेंबलिंग फीचर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द अदर मोटिव्स and techniques that Gandhara school incorporated from classical Roman art, include wine scrolls, VINE wine scrolls, SCROLLS, chirrups, CHERUBS, chirrups bearing garlands, tritons, tritons, and centaurs, CENTAURS, centaurs। इनके मतलब ढूंढ लेना, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज हैव physiognomic features, PHYSIOGNOMIC, features depicting symbolic expressions पे अंडरलाइन लगाओ, such as calmness, 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 sharp outline, smooth surface, expressive images, etc. are the center point of attraction, full stop। ये थे फीचर्स ऑफ गंधारा आर्ट बोरोड फ्रॉम ग्रीको बैक्ट्रियन, ठीक है। अब देखते हैं जो सेंट्रल एशिया से हमने जो बोरो किया है गंधारा आर्ट ने, वो फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, गंधारा आर्ट नॉट ओनली assimilate the features of Hellenistic art इसी को कहा जाता है ग्रीको बैक्ट्रियन आर्ट को, ठीक है। हेलेनिस्टिक आर्ट स्पेलिंग लिख लो, HELLENISTIC, Hellenistic art, but also borrowed many West Asiatic and Central Asiatic features, such as कॉलन डालो, इसको कॉलन कहते हैं, दो बिंदियां, कॉलन। लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिस्क शेप्ड attribute behind the head of Buddha was associated with solar deities, DEITIES, deities of ancient Persian and Greek art, डिस्क शेप एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, आप देखते हो कि जब वो जो है आपके भगवान जो होते हैं उनको दिखाया जाता है, या उसमें भी सीरियल्स वगैरह में, तो उनके पीछे एक चक्कर जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो वो वही चीज है डिस्क शेप एट्रीब्यूट। तो वो कहां से आया? बुद्धिज्म से आया, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में कहां से आया? वो आया उनका सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स है, ठीक है, वहां से आया। Disc shape attribute behind the head of Buddha was associated with the solar deities of ancient Persian and Greek art. Second point, figures with
conical and pointed caps on their head resembles the Scythian caps, Scythian SCYTHIANS, Scythian caps of similar design, Scythian caps of similar design. Full stop. Next point. The regular depiction of fire worship in Gandhara art, comma, a trait which was probably derived from Iranian sources. ठीक है, तो 3 पॉइंट इसके लिखे, 4 पॉइंट पिछले वाले के लिखे हमने. ठीक है, ग्रीको बैक्ट्रियन के 4 पॉइंट, 3 पॉइंट एशियन सेंट्रल एशियाटिक फीचर्स. ठीक है, अब लिखो इसका कंक्लूजन लिखो. द फॉरेन एलिमेंट्स imbibed in Gandhara art not only placed it on a high pedestal pedestal of artistic achievements, but also made possible the naturalistic depiction of the human form for the first time in Indian art history. ठीक है, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, तीनों करवा दिए मैंने आपको. और ये मेंस के क्वेश्चन थे. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो 2022 में पूछा गया था, जो सेकंड क्वेश्चन था वो 2016 में पूछा गया था, थर्ड आपका पूछा गया होगा 19, 20 या 21 में. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको करवा दिए. और इसके बाद जितनी भी आपकी जो क्लासेस होंगी वो जो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए होंगी. ठीक है, अभी तक की जितनी भी क्लासेस थी वो क्या कहते हैं हुआ करती थी आपकी पब्लिक हुआ करती थी. इसके बाद की जितनी भी क्लासेस हुआ करेंगे वो प्राइवेट हुआ करेंगी. ठीक है, तो अगर आपने मुझे जो है ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, अगर आप में से किसी ने भी मुझे अपनी जो ईमेल आईडी जो है वो सेंड नहीं की है तो ग्रुप में है जो ईमेल आईडी वो सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.